चलिए नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका सादी पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है कि विगत दिनों से हम लोग सीजी व्यापम में जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो हो मंडी उप निरीक्षक का, चाहे हो वो प्रयोगशाला का, या चाहे हो वो सहायक ग्रेड 3, जितने भी एग्जाम वर्ष 2026 में होने वाले हैं, सभी का हम लोग जो है वह तैयारी कर रहे हैं जी। और हमारे यहाँ जो है नया बैच देखने को मिलेगा आपको 15 जनवरी से। उसी क्रम में आज हम लोग जो है वह हिस्ट्री का जो क्लासेस हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा है भारत के इतिहास के बारे में, और भारत के इतिहास में शुरू में हम लोगों ने देखा है पाठ्यक्रम के बारे में और बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी को गुड आफ्टरनून। आवाज वगैरह अच्छे से क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो। घर घर तो नहीं कर रहा है, इसको भी बता देना है। और वॉइस बहुत क्लोज तो नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि मैं सांस ले रहा हूँ वो भी तुम्हारे पास आ रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे और बताइए जी। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। राधे राधे, है ना। मुन्नी, राजेश्वरी और भावना, राधे राधे। तो ये वाला सेगमेंट हमारा हो गया था, देख लिए थे कि शुरुआत में हमको देखने को मिलेगा पाषाण काल, पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमको तीसरा सेगमेंट में वैदिक काल से लेके 1947 तक पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि क्या क्या हमारा सिलेबस होने वाला है करके, और सिलेबस में हम लोग पूरा देख लिए हैं अच्छे से कि क्या भैया बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या है। ठीक है, जय जोहार गुरुदेव। ठीक, सीत जांगड़े जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये सब भी हम लोग देख लिए हैं, और आगे क्या देखे हैं, तो आगे हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे पाषाण काल के बारे में। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल जो चीजें थी पाषाण काल, जिसमें हम लोग देखे थे कि पाषाण काल का अगर समय की बात करेंगे तो 3000 बीसी से जो पहले का समय है उसको मोटा मोटा पाषाण काल कह सकते हैं। और यहाँ पे हमको कोई भी लिखित साक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, और इसका विभाजन हम लोग 3 भागों में किए हैं। एक को बोलते हैं पूर्व पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, और एक देखने को मिलेगा उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल वो जगह, वो समय है जब जीवन शैली एकदम जंगली थी, और जंगली जब जीवन शैली थी तो शिकार करते थे वो लोग, शिकार करके भोजन जो है ग्रहण करते थे, कंद मूल खाते थे। और शिकार करने के लिए चाहिए औजार, और औजार के रूप में है उनके पास केवल और केवल बड़े पत्थर। और जब बड़े पत्थर को ही तोड़े तो चिंगारी निकली, और चिंगारी निकली तो बोल सकते हैं आग की क्या हुई है खोजिए। चकमा का आविष्कार यहीं पे हुआ है, और बड़े पत्थर से शिकार अच्छे से नहीं हो पा रहा था। ओके, गुड आफ्टरनून। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर को तोड़ तोड़ के छोटे कर लिया, और छोटे करने के बाद थोड़े नुकीले हथियार बना लिए। उसी को बोलते हैं, कोई शब्द सुनने को मिलेगा आपको, पेबुल, चापर या चॉपिंग ऐसा करके। तो पेबुल संस्कृति किस समय की है, तो पूर्व पाषाण काल की है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। चॉपर हो गया, चॉपिंग हो गया, तो एक तरफ अगर धार कर लिए हैं तो उसको चापर बोलते हैं, जिससे तुम्हारे चक्कू जैसा चापर। और दोनों साइड धार कर लिए तो तलवार समझ लो उसको, है ना, बड़ा वाला तलवार। ओके, गुड आफ्टरनून। ठीक है जी, जागृति यादव। तो दोनों साइड धार कर लिए तो उसको क्या बोल रहे हैं, चॉपिंग बोल रहे हैं। यहीं पे आपको याद रखना है कि कुत्ता को जो है वह पालतू जानवर के रूप में वो लोग बना लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और याद रखना है कि प्रसाधन सामग्री, जो सौंदर्य प्रसाधन है, उसका भी ये लोग प्रयोग कर रहे थे ना। लिपा पोती वाला काम उस टाइम भी चल रहा था। तो थोड़ा ध्यान में रखना है यहाँ पे आप लोग को, सौंदर्य, ये सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग। ठीक है, ये तो जो भी सुंदर बनाने के तरीके हो सकते थे, है ना, छुही वूही लगाए वाला जो भी काम है वो सब उस टाइम भी हो रहा था, ऐसे करके ध्यान में रखना है आपको। बाकी संस्कृति में आपको एक पेबुल संस्कृति याद रखने के लिए बोला था आपको, और पेबुल के बाद एक संस्कृति और याद रखना है आपको, हैंड एक्स संस्कृति। ये एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। तो इसी में और ऐड कर लेना, एक संस्कृति और याद रखना है आपको, हैंड एक्स संस्कृति। ये हैंड एक्स संस्कृति। तो ये हैंड एक्स संस्कृति हमको तमिलनाडु वाले एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तमिलनाडु वाले एरिया में देखने को मिलेगा। हैंड एक्स संस्कृति बोलने का मतलब क्या है, तो तमिलनाडु के जो लोग रह रहे थे वो धीरे धीरे ग्रो करते रहे, और ग्रो करने के बाद उन्होंने जो टंगिया बोलते हैं ना जी, कुल्हाड़ी, वैसा कुछ हथियार बना लिया था जिससे वो हाथ से ऐसे फेंक के मारते थे। तो उसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। चलो भैया,
है ना। इस प्रकार हमको समझना है। आज हम लोग मेनली देखने वाले हैं कि इनसे रिलेटेड जो जगह है वो कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं। वैसे ही मध्य पाषाण काल में आएंगे तो जो जो बड़े पत्थर थे अब वो छोटे हो गए हैं। और मैं आपको बताया था कि शुरुआत में जब आदमी शिकार करने जाएगा तो हो सकता है कोई बच्चा बच्चा उसको मिला होगा जानवरों का, उसको पकड़ के ला लिया और क्या किया वो यहाँ पे लाके उसको फिर प्रारंभिक पशुपालन की शुरुआत हो गई। और प्रारंभिक पशुपालन जब किया तो उसको लगा कि यार अब मेरे को घर बना के भी रहना चाहिए करके, तो शुरुआत में हमको आवास के भी साक्ष्य हमको ये मध्य पाषाण काल से देखने को मिले। थोड़ा समय और ग्रो हुआ तो जैसे हम लोग 2G से 3G में आते हैं, 3G से 4G, 4G से 5G और 5G से 6G, वैसे ही ये लोग थोड़े जब और डेवलप हुए तो अब ये धातु के औजारों का प्रयोग कर रहे हैं। और धातु के औजारों का जब प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, धातु के औजारों के प्रयोग करने से ये हो रहा है कि अब पशुपालन जो शिकार की प्रायिकता है वो बढ़ जा रही है। और शिकार की प्रायिकता बढ़ जा रही है तो उनको बहुत ज्यादा शिकार मिल रहा है, तो कितक खाए आदमी, थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं उसको, ठीक है। अरे रजनी, कैसे करोगे यार। चमकदड़ों से मिले हैं लिपस्टिक और पाउडर का हाथ। और समय अभी चमकदड़ो आए भर है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में उसको पढ़ेंगे। हम्म। अरे तुम ना का करो ना, यहाँ क्लास में आओ ऑफलाइन। ऑफलाइन आहू ना तो तुम्हाला मस्त हंसा हंसा पढ़ाऊं अब। ऐसे में कहा यार कैमरा देख के कतके हंसे आदमी है अब। एकदम ऐसे लगे तो एक्टिंग करो तो ऐसे टाइप के हो जाते, समझो तो बात ला। तुम ना बिल्कुल क्लास में आओ। तो कहा है इसे, ये कृषि की स्थायी पशुपालन स्थायी आवास हो गया। और स्थायी पशुपालन स्थायी आवास हो गया तो फिर वहीं पे रहना है, और इतना सारा पशु हो गया तो उसको खिलाना भी तो जरूरी है। तो खिलाने के लिए क्या की, फिर कृषि की शुरुआत की। और जब कृषि हो गया है, स्थायी आवास हो गया, स्थायी पशुपालन हो गया है, तो कहीं गए हो तो वापस भी जल्दी आना है। और वापस जल्दी आना है तो वापस जल्दी आना है, तो इसलिए किसका आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। क्योंकि दौड़ भाग के तो जल्दी नहीं आ पाएगा। और उसके बाद याद रखने आपको ग्राम संस्कृति की शुरुआत। तो यही सब चीजें हमको ग्राम में देखने को मिलती है, तो बोल सकते हैं कि ऑनलाइन में तो जुड़े हंस सर जी। चलो भैया, तो ऐसे करके आपको ध्यान में ही रखना है। चलिए जगह के नाम देखेंगे आज हम लोग देखने वाले हैं जगह के नाम, ठीक है। चलो टॉपिक क्या है हमारा, पाषाण काल से संबंधित स्थल। ये पाषाण काल से संबंधित स्थल, ठीक। ये पहले तो मन बताओ, आवाज वगैरह अच्छे से जात तो नहीं जात है ना, सुरीला आवाज जात है कि एकदम घर घर वाला आवाज जात है। चलो भैया, ये तो पाषाण काल से संबंधित स्थल की बात करेंगे तो हमको 3-4 जगह देखने को मिलेगी। अगर इसको हम लोग मैप में लिखेंगे तो हमको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। पाषाण काल से संबंधित स्थल को अगर हम लोग मैप में लिखेंगे तो हमको जल्दी याद हो जाएगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो आपको मैप बनाना मैं सिखाया ही था पहले भी, पहले की क्लासेस में। और ये क्या है, हमारा भारत है, ठीक है। ये ठीक है। ये तो ये वाला एरिया क्या है, हमारा भारत है भैया, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है, सब लोग आराम से बना लेंगे। हाँ हाँ, आवाज बहुत मधुर है सर जी, ऐसे का चल बढ़िया है तब तो। ओके, यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, पाकिस्तान वाला एरिया। तो ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है, पाकिस्तान। हमारा नहीं है, उनका पाकिस्तान। ये केरल वाला एरिया है, ये तमिलनाडु है। ये आंध्र प्रदेश है, ये है तेलंगाना, ये गोवा है, और गोवा को जब इसमें मिला देंगे तो नीचे कर्नाटक। ये गुजरात है, यहाँ से सीधा ऐसे जाएंगे हम लोग तो ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ हमारा, और ये नीचे हो गया उड़ीसा। ये ऐसे ऊपर सीधा चले जाना है, इसको यहाँ ले जाओ। तो ये जो एरिया है आपको ऐसे कर देना है। ये वाला एरिया है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड। इसको भी दो भागों में ऐसे बांट देना है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश, ये राजस्थान। इसको यहाँ से ऐसे बांट दो दो भागों में, और ये हो गया दिल्ली। तो ये पंजाब है, ये हरियाणा, ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश, ठीक। जितना हो सके मैप में करके चीजों को याद रखना है ताकि हमको लंबे समय तक अच्छे से याद वो रहे, ठीक है। याद करने में जो सबसे अच्छा दिमाग काम करता है वो है हमारा, ठीक है, पाकिस्तान वाला। कहाँ है, ठीक है। ठीक है जी। तो जितना हो सके हमको कैसे पढ़ना है, मैप वाइज पढ़ना है ताकि हमको चीजें अच्छे से याद हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे मैं 3 कलर का प्रयोग करूंगा। पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं येलो कलर से, पूर्व पाषाण, पूर्व पाषाण कालीन
स्थल। ठीक, येलो कलर से मैं लिख दिया हूं पूर्व पाषाण कालीन स्थल, ऐसा करके, ताकि हमको याद करने में कोई भी समस्या ना हो। तो इसका मतलब ये है कि इस मैप में जो मैं येलो से जो भी जगह लिखूंगा, है ना, येलो से मैं जो भी जगह लिखूंगा वो सब क्या है, तो वो सब है पूर्व पाषाण कालीन स्थल जगह। ठीक है, वो सब क्या है, पूर्व पाषाण कालीन स्थल जगह है दोस्त, ऐसे करके हमको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा है करके। चलो, तो सबसे पहले देखो कुछ कुछ नाम है, कैसे याद रखेंगे, तो याद रख लेने के लिए सबसे अच्छा है कि एक स्टोरी बना लेते हैं। और स्टोरी ये है, एक पर्सन है जिसका नाम है सोहन। क्या नाम है, सोहन। और बोल सकते हैं सोहन की एक मम्मी है, और उसकी जो मम्मी है वो सोहन को बेलन लेके दौड़ाती है। याद हो जाएगा आराम से, बचपन में हमारी मम्मी भी हम लोग को बेलन लेके दौड़ाती थी, कैसे, है ना। कितने दिन तक वाईटी यूट्यूब में पढ़ाएंगे सर जी, आप बताओ रजनी कितना दिन तक पढ़ाना है। जितने दिन तक पढ़ाने बोलोगे उम्मीद करेंगे उतने दिन तक पढ़ा सके हम। चलो, गायत्री यादव जी, ठीक है। तो क्या बोला मैं, एक है सोहन, तो सोहन से याद रखना है आपको सोहन नदी घाटी। ठीक है, सोहन नदी घाटी, ये तो एक जगह आपको आराम से याद हो जाएगा, क्या नाम है उसका, सोहन नदी घाटी। और क्या बोला, सोहन की क्या है, मम्मी। और मम्मी से याद रखना है आपको नर्मदा। ठीक है, मम्मी से याद रखना है आपको नर्मदा, यहां पे आपको नर्मदा नदी देखने को मिलेगी, तो याद रखना है आपको नर्मदा नदी घाटी। ठीक, तो एक याद रखना है आपने को सोहन नदी घाटी, जहां से प्रमाण मिला है किसका, पूर्व पाषाण कालीन स्थल का। ठीक है, एक जगह है नर्मदा नदी घाटी, और एक याद रखना है आपको बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। ठीक, ये बेलन नदी घाटी। तो सोहन की मम्मी जो है वह बेलन लेके दौड़ाती थी, और किस में बेलन लेके दौड़ाती थी, तो आदमी हाथ में पकड़ के जाएगी। तो याद रखना है आपको एक और नाम, और नाम है हथनौरा। जगह का क्या नाम है, हथनौरा। तो अगर चार नाम आपको याद हुआ है तो बिल्कुल बताएंगे दोस्त, ठीक है। ओके, पूरा पढ़ा देना है, ठीक। अगर आपको चार नाम याद हुए तो मेरे को बताएंगे आप लोग। क्या क्या बोला मैं, एक है सोहन नदी घाटी, और सोहन नदी घाटी के बाद बेलन नदी घाटी, और बेलन नदी घाटी के बाद नर्मदा नदी घाटी, और नर्मदा नदी घाटी के बाद याद रखना है हथनौरा। तो सोहन की जो मम्मी है वो हाथों में बेलन लेके दौड़ाती है, किसको, सोहन को। तो ये चार नाम जो है आपको आराम से याद हो जाएंगे लोकेशन वाइज। तो पाकिस्तान से चालू करना है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये यूपी वाला एरिया, यूपी के बाद नीचे क्या है, एमपी, एमपी में नर्मदा नदी है, और वहीं पे याद रखना है हथनौरा। तो ये चार नाम आपको आराम से याद रखना है, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और हथनौरा। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद लिखिए, यहीं पे कुछ कुछ आपको डिटेल याद रखना है कि ये जो हम लोग चापर चॉपिंग और जो पेबुल संस्कृति बोल रहे हैं, पेबुल जो गोल मोटल छोटे पत्थर हैं, चापर जो एक तरफ धार किया गया पत्थर है, चॉपिंग जो दोनों साइड धार किया गया पत्थर है, इन सब का जानकारी हमको कहां से मिलता है, तो इस सोहन नदी घाटी से मिलता है। ठीक है, ये चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के प्रमाण। तो चापर चॉपिंग और पेबुल संस्कृति के प्रमाण हमको कहां से मिलते हैं, तो सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। चलिए दूसरा कलर लेते हैं, दूसरा कलर ले रहा हूं मैं ग्रीन वाला, मध्य पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, दूसरा का क्या नाम है, मध्य पाषाण कालीन स्थल। चलो, मध्य पाषाण कालीन स्थल में जैसे ही हम लोग आएंगे तो हमको वो सब जगह याद रखना है जहां पे प्रारंभिक पशुपालन की शुरुआत हुई है, जहां पे प्रारंभिक हमको आवास की शुरुआत हुई है। ठीक है जी, जहां पे प्रारंभिक पशुपालन और आवास वगैरह देखने को मिल रहा है। तो एक जगह याद रखना है राजस्थान में, और राजस्थान में जगह का नाम है बागौर। राजस्थान में जगह का नाम क्या है, बागौर। ठीक है, जैसे ही राजस्थान के बाद यहां पे आएंगे तो यहां पे याद रखना है आपको आदमगढ़, ये आदमगढ़। और आदमगढ़ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और आदमगढ़ के बाद एक जगह और याद रखना है आपको, भीम ठीक है, भीम बेटका। तो एक है बागौर, और बागौर के बाद आदमगढ़, और आदमगढ़ के बाद याद रखना है भीम बेटका।
ठीक। तो हमको पता है कि भीम कैसा था, एकदम आदमखोर था, ऐसा करके याद रख सकते हैं हम लोग। तो आदमगढ़ के बाद याद रखना है भीमबेटका और ये, ठीक है, ये भीम, और भीम में क्या है ये म, और म से याद रखना है आपको यहाँ पे महदहा, यूपी में एक जगह का नाम है महदहा। ये आराम से याद हो जाएगा चार नाम। तो पहले बागौर, बागौर, और बागौर के बाद आदमगढ़, आदमगढ़ के बाद भीमबेटका, और भीम कैसा, भीम में क्या है म, और म से महदहा। ठीक है, ये आदम कौन है, भीम। तो आदमगढ़, भीमबेटका, और उसके बाद क्या है, महदहा। यहां भी हमको कुछ कुछ विशेष बातें याद रखनी है। तो ये जो बागौर है, ये बागौर है, यहीं पे हमको प्रारंभिक, प्रारंभिक पशुपालन, ठीक, प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य हमको कहां से देखने को मिल रहे हैं, तो प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य हमको देखने को मिल रहे हैं बागौर से। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य हमको बागौर से देखने को मिलेंगे जी, ठीक है। ये ठीक। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। तो ये चार नाम पहले याद रखना है, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, हथनौरा, एक बागौर, एक आदमगढ़, एक भीमबेटका, और एक क्या है, महदहा। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, नवपाषाण कालीन स्थल। ये कलर नहीं दिख रहा है क्या, एक बार कमेंट करो तो। मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। नवपाषाण कालीन स्थल, तो ये जो कलर से लिख रहे हैं वो सब क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल है। और ये नवपाषाण कालीन स्थल में कुछ कुछ नाम यहाँ पे पाकिस्तान से चालू करना है अपने को। और पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, ठीक, पाकिस्तान में एक जगह याद रखना है आपको, मेहरगढ़। यामिनी साहू, हाँ उसको हटा दिए, दिख रहा है सर, अच्छा ठीक। तो ये क्या है, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ के बाद जैसे ही हम लोग ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आएंगे, तो यहाँ पे याद रखना है आपको बुर्ज होम। होम का मतलब क्या होता है, घर एकदम जर्जर हो गया है। अरे याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा ऐसा एकदम जरूरी नहीं है। बुर्ज होम, और बुर्ज होम के बाद याद रखना है गुफ कराल, ठीक, आधा फ है, गुफ कराल, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताना। बुर्ज होम, उसके बाद गुफ कराल, ठीक है। हाँ लाल में नहीं लिख रहा हूं, लाल में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। बुर्ज होम और क्या है, गुफ कराल। तो एक मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, और क्या है, गुफ कराल। चलिए यहां पे आ जाते हैं यूपी में। यूपी में जब आएंगे तो हमको जगह देखने को मिलेगा लहुरा देव, लहुरा देव। और यूपी में ही एक जगह याद रखना है अपने को, कोल्डी हवा, ठीक, ये। तो दो जगह याद रखना है अपने को यूपी में, एक का नाम है लहुरा देव, एक का नाम है कोल्डी हवा। और बिहार में एक जगह नाम याद रखना है, और इसका नाम है चिराद। नाम मैं जो बोल रहा हूँ वो है ना, अच्छे से उच्चारण करूंगा तो आप लोग को समझ भी आएगा। ये क्या लिखा हूँ, चिराद, ये क्या लिखा हूँ, कोल्डी हवा, ये क्या है, लहुरा देव, इधर गुफ कराल, बुर्ज होम और मेहरगढ़। तो ऐसे ऊपर से हमको डाउन आते जाना है, आराम से चीजें याद हो जाएगी। हम्म, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम और गुफ कराल, वेरी गुड, ठीक है। तो इस प्रकार हमको सारे ही नाम आराम से याद हो जाएंगे। तो जैसे सोहन नदी घाटी के बारे में विशेष बात यह है कि चापर चौपिंग पेबू संस्कृति यहां से मिला है। बागोर जहां हमको प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, वैसे ही हमको ये जो बुर्ज होम है और गुफ कराल है, ठीक है, ये जो बुर्ज होम और गुफ कराल है, यहां से हमको गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य, गर्त आवास के साक्ष्य बोलने का मतलब जैसे अंडरग्राउंड घर बनाते हैं ना जी, अभी हम लोग वैसे ही उस समय के भी लोग जो है वह अंडरग्राउंड घर बनाते थे। तो याद रखना है ये बुर्ज होम और गुफ कराल, ठीक है। ये
एक है लहुरा देव और एक है कोल्डी हवा। तो लहुरा देव और कोल्डी हवा वो क्षेत्र है जहां से हमको कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे दो बातें हैं, अगर आपको बोले कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं तो जवाब अलग है, और अगर आपको बोले कि धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं तो जवाब अलग है। तो याद रखना है आपको, अगर आपको बोले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य और एक बोलना है आपको धान के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। कोल्डी हवा, तो यहां याद रखना है आपको धान के प्राचीनतम ठीक है, ये धान के प्राचीनतम साक्ष्य बोलेगा तो कोल्डी हवा। मेहरगढ़ में याद रखना है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक ये कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से मिलेगा, लेकिन धान के प्राचीनतम साक्ष्य बोलेगा तो कोल्डी हवा। गर्त आवास की जानकारी हमको बुर्ज होम गुफ कराल, और चौपर और चौपिंग बोलेगा तो सोहन नदी, और पशुपालन की शुरुआत बोलेगा तो बागौर। कृषि के साक्ष्य जो है वह मेहरगढ़ से देखने को मिले हैं ये। ओके। तो इतना हमको ध्यान में रखना है जी, इतना हमको ध्यान में रखना है। और ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या, पाषाण काल। पाषाण काल से अभी उतने सवाल नहीं आ रहे हैं, तो जितने सवाल आ रहे हैं उतना यहां से बन जाएगा, ठीक है, उतना यहां से बन जाएगा दोस्त। ये हथनौरा में एक बार सवाल पूछा था, ठीक है, ये हथनौरा से एक बार सवाल पूछा था, मानव खोपड़ी, ये खोपड़ी प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये तो हथनौरा में क्या प्राप्त हुआ है तो याद रखना है खोपड़ी प्राप्त हुआ है, ऐसा करके। और ये हथनौरा कौन सी जगह का स्थल है तो ये पूर्व पाषाण कालीन स्थल है। तो ये हम लोग देख लिए पूर्व पाषाण काल से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें, और पाषाण काल से संबंधित क्या हो गए ये जगह के नाम, ठीक है। ऊपर कट रहा है सर, अच्छा ये नीचे दिख रहा है यार, इतना दे ये जी, इतना मस्त ये। तो आप लोग भी ऐसे मैप बना के ही पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग भी ऐसे मैप में ही याद करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। तो पहले चार नाम क्या बोला, सोहन की क्या है, मम्मी है, सोहन मतलब सोहन नदी घाटी, मम्मी मतलब नर्मदा। हाँ, मानव खोपड़ी प्राप्त हुआ यामिनी, ठीक है। तो सोहन की मम्मी क्या करती है, बेलन में हाथों में बेलन लेके दौड़ाती है सोहन को, तो सोहन मम्मी हाथ में क्या है, बेलन। इधर बागौर, और बागौर के बाद आदमगढ़, ये बागौर में आ की मात्रा, तो वहां से आदमगढ़, और आदमखोर कौन था, भीम, और भीम में क्या है माँ, और माँ से क्या है महदहा, माँ से क्या है महदहा, ऐसा करके। यहाँ मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बाद बुर्ज होम, बुर्ज होम के बाद गुफ कराल, गुफ कराल के बाद लहुरा देव, लहुरा देव के बाद कोल्डी हवा, और कोल्डी हवा के बाद चिराद। ज्यादा हमको एकदम डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, व्यापम का जिस हिसाब से ट्रेंड है उस हिसाब से हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, चलो ओके भैया, चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया पाषाण काल से संबंधित स्थल, लिख लीजिए जी, आगे बढ़ूं। चलो, नहीं लिखे होगे तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेना, या बाद में एक बार और देख लेना पॉज कर करके, या तो हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो साइड हो जाऊं क्या, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाक से इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करना। हम लोग पहले क्या देखे हैं, पहले देखे हैं हम लोग पाषाण काल, ठीक है। सबसे शुरुआत में क्या देखे हैं, पाषाण काल। और पाषाण काल में लोग जो है वह किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो लोग प्रयोग कर रहे हैं पत्थर का। पाषाण काल के बाद थोड़ा सा और आगे आएंगे तो उसके बाद ये लोग पत्थर से किसका प्रयोग कर रहे हैं, धातु का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा पाषाण काल के आखिरी आखिरी में ये लोग किसका प्रयोग कर रहे थे, धातु का। और वो धातु क्या था, तो वो धातु था तांबा, ठीक है। वो धातु क्या था, उसको बोलते थे ताम्र, ऐसा करके, ठीक है, ये ताम्र। तो उसके बाद पाषाण काल के बाद जो सभ्यता है उसको बोलते हैं ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, ये। और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के बाद ये जो लोग हुए वो तांबे से ले, है ना, तांबे में क्या मिला दिए, टीन मिला दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, तांबा, ठीक है, तांबा प्लस क्या मिला दिए, टीन। और तांबा प्लस जब टीन मिलाए तो ये क्या बन गया, ये बन गया कांसा। ये क्या बन गया, ये बन गया कांसा। तो ये वाला जो समय है, ये वाला समय तो ये हो गया।
तो ये वाला समय को बोलते हैं कांस्य कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, इस वाले समय को क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। तो पाषाण काल में पत्थर का यूज होता था, पत्थर के उसके बाद थोड़ा डेवलप हुए, और डेवलप हुए तो क्या कर लिए? धातु का प्रयोग कर लिए, और धातु में क्या था? पहले तांबा। तो ताम्र पाषाण कालीन में तांबा, और थोड़ा सा और डेवलप हुए तो ये तांबा मिला दिए टीन, तो बन गया वो कांसा। तो उसके बाद वाले के समय को बोल रहे हैं कांस्य युगीन सभ्यता। और कांसा के बाद क्या आएगा? तो कांसा के बाद आएगा लोहा, लौह युगीन सभ्यता। ठीक है, ये लौह युगीन सभ्यता। तो इसके बाद वो लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? लौह का प्रयोग कर रहे हैं। ये वो समय है जब किसका प्रयोग कर रहे हैं? लौह का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अगर देखें इसमें, तो इसको बोलते हैं पाषाण काल। ये ताम्र पाषाण कालीन। इसमें हमको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये वाला समय में हमको सिंधु घाटी सभ्यता, और ये है वैदिक काल। ओके, वो लौह युगीन सभ्यता कब चालू हुई है? वैदिक काल, मतलब 600 बीसी के आसपास। ये सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का यूज कर रहे थे। तो हम लोग ये पढ़ लिए हैं पाषाण कालीन, पाषाण कालीन। अब देखना है हमको ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। ठीक है, इसके जस्ट बाद, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको केवल 2-4 बातें ही लिखना है, लेकिन कम से कम आपका ध्यान रहे कि पहले पत्थर का युग था, पत्थर के बाद फिर थोड़ा हम लोग धातु के बारे में जाने, वो तांबा था, और इस तांबा मिला दिए टीन तो बन गया वो कांसा, और कांसा के धीरे धीरे बाद हमको जानकारी हुई लोहा की। तो इस प्रकार धातु में परिवर्तन हो रहा है, और धातु में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे सभ्यता में भी परिवर्तन हो रहा है। पाषाण काल, ताम्र पाषाण, और उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता, उसके बाद लौह युगीन सभ्यता। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पाषाण काल। अब आप लोग देख लीजिए, ये इसके बारे में थोड़ा ही जानना है अपने को, इसके बारे में थोड़ा ही जानना है। ये ट्रांजिशन पीरियड है, जब हम लोग एकदम आदि मानव से लेके सभ्य मानव बन रहे हैं, वो वाला युग क्या है? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। चलिए, तो नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। छोटा सा ही टॉपिक है ये, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। और ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में हमको क्या याद रखना है? डेट वेट से कोई मतलब नहीं, इसमें बहुत ज्यादा डेट वेट के पीछे नहीं जाना है। पाषाण काल, पाषाण काल के उत्तर का समय, पाषाण काल के थोड़े से बाद का समय है, जिसको बोल रहे हैं ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। इसमें पत्थर के स्थान पर लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग किया गया। तो ये वो समय है जब लोग जो है वह तांबा, पत्थर की जगह किसका प्रयोग कर रहे हैं? तांबा का प्रयोग कर रहे हैं। तो भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से हमको जो है वह इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं? ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। भारत में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, भारत में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, ऐसे करके देखना है अपने को। तो भारत में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कौन कौन सी जगह है? तो एक छोटा सा ऐसा वाला मैप बना लेंगे हम लोग, ये काम चलो हमारा मैप। अब ये काम चलो मैप में हमको कुछ कुछ जगह याद रखना है दोस्त, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम किसी सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी सभ्यता की बात करते हैं, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी सभ्यता हो, उसका विकास हमेशा नदी के किनारे ही होगा, है ना? उसका विकास हमेशा नदी के किनारे होगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग निवास कर रहे हैं, वो सब सिंधु नदी के किनारे निवास कर रहे हैं, क्योंकि नदी ही वह स्थान होती है, जैसे बोलते हैं जल ही जीवन है करके। तो नदी के आसपास ही हमको जो है वह जीवन यापन करने के लिए फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पे नदी होगी वहां पे आपकी जल की आवश्यकता पूर्ति हो गई, और नदी के किनारे ही आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, जहां पे आपकी कृषि बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। जीवन यापन करने के लिए एक तो पानी चाहिए, और एक तो भोजन। तो पानी तो नदी से मिलेगी, और भोजन भी उसके पास के जलोढ़ मिट्टी में ही पर्याप्त मात्रा में उगाई जा सकती है करके।
तो यहां पे एक नदी हुई, ठीक है, ये वाला एरिया क्या है, राजस्थान है, ये वाला एरिया है राजस्थान, और इस राजस्थान में जो है वह आपको एक सभ्यता देखने को मिलेगा, और उस सभ्यता का नाम है, बनास नदी है यहां पे, उसको बोलते हैं आहड़, आहड़ या बनास संस्कृति। तो सवाल ये बनेगा कि एकदम डायरेक्ट सवाल बनता है ना, आहड़ या बनास संस्कृति आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलते हैं, तो वो हमको इस राजस्थान में देखने को मिलते हैं। चलो और नीचे आएंगे तो यहां पे मिलेगा आपको मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको बोलते हैं मालवा। तो मालवा की संस्कृति, ये मालवा की जो संस्कृति है वो हमको कहां देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में। और एक संस्कृति और देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं कायथा, कायथा संस्कृति, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कायथा संस्कृति। बिल्कुल डायरेक्ट बता रहा हूं ना, डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि मालवा की संस्कृति कौन से जगह से संबंधित है, ये कायथा की संस्कृति कौन से जगह संबंधित है, ये आहड़ या बनास संस्कृति जो है कौन से जगह से संबंधित है करके, तो बिल्कुल आपको बताना है। और ये बताना है कि ये पाषाण काल के बाद की सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की, उसके पहले की सभ्यता है, दोनों के बीच का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। या बोल सकते हैं ये सारी सभ्यताएं जो है सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की ही है। जब यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ध्यान दो, जब ये वाले एरिया में ये क्या है, सिंधु नदी है, तो जब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है तो उसके नीचे राजस्थान में आहड़ बनास सभ्यता चल रही है, मध्य प्रदेश में आपको मालवा संस्कृति कायथा देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग मान सकते हैं कि ऊपर में जब सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसके नीचे ये सब सभ्यता देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी बोल सकते हैं कि ये सब सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़े से पहले की है, इसलिए यहाँ पे हमको, इसलिए हम इसको ताम्र पाषाण काल वाले में देख रहे हैं। ठीक है, चलो और क्या है, और क्या है, यहां पे हमको नीचे देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, ठीक, यहां पे नीचे हमको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। और महाराष्ट्र में एक संस्कृति याद रखना है आपको, जोरवे संस्कृति, ठीक है, ये यहां पे आपको याद रखना है जोरवे संस्कृति। तो राजस्थान में याद रखना है आहड़ या बनास संस्कृति, मध्य प्रदेश में याद रखना है मालवा या कायथा, और महाराष्ट्र में याद रखना है जोरवे संस्कृति। इतना से हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा। ताम्र पाषाण काल में और ज्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और ज्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। ये हो गया ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र में है जोरवे संस्कृति, ठीक है यामिनी। चलो आगे बढ़े, तो ये हो गया ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। बाकी हमारे द्वारा जो है वो पूरा 15 जनवरी से जो है व्यापम की सारी जो एग्जाम हो रहे हैं सबके लिए जो है हमारे यहाँ नया बैच चल रहा है जी, है ना, 15 जनवरी से चालू हो रहा है। तो बिल्कुल जिसको भी व्यापम के आगामी एग्जाम में इंटरेस्टेड है, मेरे से हिस्ट्री पढ़ना है, मैं उसमें भूगोल पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो जिसको भी मेरे से पढ़ना है बिल्कुल आप वहां पे जाके इनरोल कर सकते हैं। आप हमारे संस्थान के दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको एकदम संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट नेक्स्ट अब क्या आ जाएगा, तो पहले पाषाण कालीन सभ्यता, उसके बाद तांबा वाला, और तांबा और टीन मिलेगा तो क्या बनेगा, कांसा। तो ये जो है समय है कांस्य युगीन सभ्यता, ये कांस्य युगीन सभ्यता। और यही जो कांस्य युगीन सभ्यता है, यही जो कांस्य युगीन सभ्यता है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसी को किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। और सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो प्राचीन काल में दो ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक हमारा पाषाण सिंधु घाटी सभ्यता वाला एरिया, और एक है वैदिक काल। तो वैदिक काल से तो सवाल बनते ही हैं, साथ ही साथ में आपको सिंधु घाटी सभ्यता को भी थोड़ा ठीक ठाक याद में रखना है। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा इंट्रो वाला सेगमेंट देख लेते हैं। ठीक है, चलो आप लोग को पहले कमेंट करिए, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, ये हमने हिस्ट्री और भूगोल को मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री को यहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी इस वाले चैनल में, और बाकी भूगोल को पढ़ा रहा हूँ 9:30 बजे सुबह।
हमारे जो सेकंड चैनल है जिसमें सब्सक्राइबर लगभग 2,10,000 हैं, तो 2,10,000 वाले जो चैनल है उसमें मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ और इस वाले चैनल में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ये आपको शाम को हमारे उस चैनल में भी मिल जाएगा 7 बजे के आसपास, ठीक है। चलिए, कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में सबसे पहले देखते हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। तो मैं आपको शुरुआत में क्या बताया, ये क्या है, हमारा भारत है, ठीक। ये क्या है, हमारा भारत। और ये जो भारत है उसमें शुरुआत में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी लोग रह रहे हैं, और शुरुआत के जो समय है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पाषाण काल, ठीक। पाषाण काल। अब ये पाषाण काल से लोग थोड़ा डेवलप हुए और इस पाषाण काल से हम लोग कहाँ गए, ताम्र, ताम्र पाषाण काल में, ठीक है। कहां गए हम लोग, ताम्र पाषाण काल में। और ताम्र पाषाण काल के बाद थोड़ा और डेवलपमेंट देखने को मिला जब समय आता है किसका, कांस्य, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। तो ये जो लोग इधर उधर घूम रहे थे पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, जैसे कि ये आहड़ एवं बनास संस्कृति देखने को मिला, ये मालवा संस्कृति, यहीं पे हमको कायथा संस्कृति, यहीं पे हमको जोरवे संस्कृति देखने को मिला। लेकिन जैसे ही समय में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ये जो कांस्य युगीन सभ्यता में जब हम लोग आते हैं, तो ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो मैक्सिमम वो हम लोग को इस सिंधु नदी के किनारे बसे हुए देखने को मिलते हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता वो समय है जब मैक्सिमम लोग हमको कहां देखने को मिल रहे हैं, इस सिंधु नदी के किनारे देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इस कांस्य युगीन सभ्यता को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसको नाम से जानते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं दोस्त। चलिए, तो सामान्य परिचय में यही याद रखना है आपको, जैसे कि पहले बताना है हमको समय, ये इसको थोड़ा मत लिखना ना, अभी मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका समय, ठीक। तो समय याद रखना है आपको। अगर हम लोग सामान्य बोले सामान्य तरीके से, तो 3000 बीसी से लेकर, ठीक है, 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी, ये 3000 बीसी से 1500 बीसी के मध्य, ठीक। ये है सामान्य, मोटा मोटा कोई आपको पूछे तो बोल सकते हैं कि 3000 बीसी से लेके 1500 बीसी के बीच का जो समय है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। हाँ, ये हमने उसको बताऊंगा ना, है ना, अलग अलग है जी। यहाँ पे हमको ये पूछ सकता है कि भैया ये तो हो गया नॉर्मल समय, है ना, नॉर्मल समय। अगर आपको ये बताने बोले कि C14 विधि, कार्बन डेटिंग विधि के हिसाब से, तो 2350 से लेके 1750, ठीक। ये तो हो गया सामान्य समय, सामान्य, ठीक है। C14 विधि अनुसार, ठीक है, C14 विधि अनुसार 2350 बीसी से 1750 बीसी, ठीक है। C14 विधि के अनुसार 2350 से लेकर 1750 विधि। और एक पर्सन है जिनका नाम है जॉन मार्शल, जिन्होंने क्या किया है, इसकी खुदाई की है। तो जॉन मार्शल क्या बोलते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ना है ना, बिल्कुल आराम से पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है ये। तो एक पर्सन हुए जिनका नाम है जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल कहते हैं कि 3250 से लेके 2750, 3250 बीसी से लेके 2750 बीसी, ठीक। इसके बीच में क्या हुआ, जिस सभ्यता का विकास हुआ उसको बोलते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ये तीनों ही डेट आपको याद होना चाहिए, मोटा मोटा बोल सकते हैं 3000 से 1500, C14 कार्बन डेटिंग विधि के हिसाब से बोल सकते हैं 2350 से लेकर 1750, और जॉन मार्शल जिन्होंने खुदाई किया है उनके अनुसार बोल सकते हैं 3250 से लेकर 2750। और ये C14 विधि क्या है, तो C14 विधि वह विधि है, ये बोलता है कि कोई भी चट्टान अगर पृथ्वी में है तो उसमें कार्बन की एक निश्चित मात्रा होती है, और ये जो कार्बन की मात्रा है वो एक निश्चित समय में आधी हो जाती है, निश्चित समय में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो मैं किसी भी चट्टान में कार्बन की मात्रा निकाल के ये पता कर सकता हूं कि ये कार्बन जो है, ये चट्टान जो है वह कितना पुराना है, ऐसा करके, ठीक है।
ठीक है, हाउ। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूं कि C14 विधि क्या है। जैसे एक विधि होता है जिसको बोलते हैं हम लोग यूरेनियम लेड विधि, है ना। बात को समझिए, एक होता है यूरेनियम लेड विधि, ठीक है। आयु ज्ञात करने के लिए है ये चट्टानों का। एक होता है यूरेनियम लेड विधि। यूरेनियम लेड विधि में क्या करते हैं हम लोग, तो यूरेनियम लेड विधि में हम लोग किसी भी चट्टान में यूरेनियम की मात्रा को देखते हैं। किसी भी चट्टान में किसको देखते हैं, यूरेनियम की मात्रा को देखते हैं। तो जैसे हमको क्या मिल गया, ये कोई चट्टान मिल गया, ठीक है। ये क्या है, कोई चट्टान तुमको मिला। अब इस चट्टान में क्या है, तो इस चट्टान में मान लो जाए 5 किलो क्या है, यूरेनियम है, यूरेनियम है। और 5 किलो क्या है, 5 किलो क्या है, इसमें लेड है, ठीक है। जैसे समझाने के लिए बता रहा हूं, उससे अनुसार आप इसको भी समझ जाएंगे। C14 विधि को दोनों को समझिए, दोनों ही यूज होता है आयु ज्ञात करने के लिए। तो मान लीजिए कोई चट्टान हमको मिला, उसमें 5 किलो क्या मिला, यूरेनियम, और 5 किलो क्या मिला, उसमें लेड। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जो लेड बना है ये किससे बना है, तो ये यूरेनियम से ही बना है। तो इसका मतलब यह है कि शुरुआत में इस चट्टान में यूरेनियम की मात्रा कितनी थी, तो शुरुआत में इस चट्टान में यूरेनियम की जो मात्रा थी वो थी 10 किलो, ठीक है। और इसमें लेड की मात्रा कितनी थी, तो इसमें लेड की मात्रा थी 0 किलो, 0 किलो। और जैसे जैसे समय बीतता गया, तो ये जो यूरेनियम है वो, है ना, 10 किलो से कितना हो गया, 5 किलो। और 5 किलो वाला जो था, मतलब टोटल जो यूरेनियम 10 किलो था, उसमें से 5 किलो यूरेनियम किस में बदल गया, लेड में। तो अब क्या बचा इस चट्टान के पास, 5 किलो यूरेनियम और 5 किलो लेड। अब ये जो यूरेनियम किसी भी चट्टान में अगर आधा बचा हुआ है, यानी यहां से बोल सकते हैं कि आधा बचा हुआ है करके, तो अगर किसी भी चट्टान में आधा बचा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यूरेनियम को खत्म होने में, यूरेनियम को किसी भी चट्टान में आधा होने में 4.5 अरब साल लगता है। तो अगर मुझे किसी भी चट्टान में यूरेनियम और लेड की मात्रा आधा आधा मिल रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो चट्टान है वो 4.5 अरब साल पुराना है। तो वैसे ही कार्बन के भी इसी प्रकार जो है कार्बन, है ना, C14 विधि में इसी प्रकार जो है कार्बन की मात्रा देख के जो है डिसाइड किया जाता है कि ये जो है वह कितना पुराना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आना चाहिए भैया। तो इस प्रकार जो है वह इसका निर्धारण किया जाता है। चलो थोड़ा सा और बचा हुआ है इंट्रो वाला सेगमेंट, उसके बाद फिर इसको क्लास को फिनिश करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, लगभग लगभग 5 मिनट और। चलिए, तो ये समय हो गया, ठीक। समय के बाद और क्या याद रखना है, जैसे कि, तो और ये बोल सकते हैं कि सिंधु नदी के किनारे जो विकसित सभ्यता हुई है उसी को बोलते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। ये सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक। सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये थोड़ा सा इंट्रो वाला, है ना, हम लोग सेक्शन देख रहे हैं। और जब इसका हम लोग खुदाई किए, जब यहाँ पे जाके हम लोग इस क्षेत्र का खुदाई किए, तो ये पता चला कि यहाँ पे गांव जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे शहर जैसे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर है, शहर जैसे स्ट्रक्चर है। तो ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, वो कैसी सभ्यता है बोलेगा, तो बताना है आपको ये एक नगरी सभ्यता है ना। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं है। ये कैसी सभ्यता है, तो ये एक नगरीय सभ्यता है। ये जो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता उस समय, आज से देखो ये इस वाले टाइमिंग में जो सभ्यता डेवलप हुआ है वो कैसी सभ्यता है, नगर की सभ्यता है। वहां पे पक्के सड़क देखने को मिले हैं, पक्के मकान देखने को मिले हैं, रसोई घर, शौचालय, इस प्रकार के कंप्लीट नगर का स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिला है। ऐसे करके ध्यान में रखना है, ठीक। कितना लंबा तक फैला हुआ है करके याद रखना है। हाँ, नगर की सभ्यता है, कितना फैला हुआ है तो याद रखना है लगभग, है ना। विस्तार इसका बोलेगा, विस्तार अगर बोले तो लगभग लगभग 13 लाख, ठीक, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में,
ठीक है, विस्तार इसका कितना है, तो इसका जो विस्तार है वो लगभग लगभग आपको 13 लाख वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेगा। विस्तार के बाद आपको बताना है इसका आकार कैसा है, तो ये लगभग लगभग आपको त्रिभुज के आकार में देखने को मिलेगा, त्रिभुजाकार देखने को मिलेगा। ठीक, कैसे देखेंगे इसको, यहाँ पे ये है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी में यहाँ पे आपको एक जगह देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक जगह देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एकदम पाकिस्तान में। तो अगर इन तीनों क्षेत्रों को ऐसे मिलाएंगे तो ये वो क्षेत्र है जहां पे हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो कैसा दिखता है, त्रिभुज के आकार का है और लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। और क्या याद रखना है इसके बारे में, और याद रखना है कि प्रारंभिक खुदाई करने वाला पर्सन कौन है, तो प्रारंभिक खुदाई करने वाला पर्सन है जॉन मार्शल। ठीक है, इस क्षेत्र का ये विशेष में लिखना है आपको, व्यवस्थित खुदाई करने वाला, व्यवस्थित खुदाई करने वाला कौन है, जॉन मार्शल। ठीक, ये व्यवस्थित खुदाई करने वाला है जॉन मार्शल। तो इतना इंट्रो में हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में याद रखना है। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोग इसके आगे का सेगमेंट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से हमको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो है वो अवशेष मिले हैं, और उन अवशेषों को देख के हम लोग क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में हमको कुछ एग्जैक्ट मिलता नहीं है, जो चीजें हमको प्राप्त है उसके अनुसार हमको सोचना पड़ता है। एक्चुअल में हिस्ट्री जो है वो सोचने का विषय है, बोल सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो कुछ तो कुछ यूजफुल लगा हुआ है, तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना जी। और अगर आपके कुछ सुझाव है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल पढ़ूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, और अगर कुछ बेहतर हुआ तो मैं अपनी वीडियो में सुधार करने का प्रयास करूंगा। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।